भारत के दिल में मौजूद है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली। लेकिन ये धीरे धीरे गायब हो रही है। ये कहानी है एक सदियों पुरानी विरासत और आज के विकास के बीच के टकराव की। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। 31 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक चौंकाने वाली हकीकत है। ये वो पहाड़ियां हैं जो कभी अरावली रेंज का हिस्सा थीं और अब बेरोकटोक खनन की वजह से नक्शे से ही पूरी तरह मिट चुकी हैं। सोचिए जरा, पूरी की पूरी पहाड़ियां। और यही सवाल इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का इतना बड़ा हिस्सा गायब कैसे हो गया? इसका जवाब हमें इस मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। देखिए, अरावली को सिर्फ पहाड़ों के तौर पर देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में उत्तर पश्चिम भारत की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, करोड़ों लोगों के लिए ग्राउंड वाटर का सोर्स है, और तो और दिल्ली एनसीआर के लिए ये प्रदूषण से बचाने वाली एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। तो हुआ ये कि दशकों से खनन का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने एक साफ और एक जैसी परिभाषा की मांग की ताकि ये तय हो सके कि आखिर अरावली माना किसे जाएगा और किसे नहीं। चलिए जरा इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1992 से लेकर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट को अरावली को बचाने के लिए बार बार दखल देना पड़ा। ये अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। और फिर इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए सरकार एक समाधान के साथ सामने आई, एक ऐसा तकनीकी नियम जो शायद इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। तो ये है वो नई परिभाषा जिसे नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। सीधी सी बात है, कोई भी भू आकृति जो अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर ऊंची हो, उसे अरावली माना जाएगा। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसके जो नतीजे निकले वो काफी पेचीदा और दूर तक असर करने वाले साबित हुए। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस सीधी सादी दिखने वाली परिभाषा का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया। 91.3%। जी हाँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस नए नियम की वजह से अरावली का लगभग 91.3% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकता है। यही वो आंकड़ा है जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। तो सवाल उठता है कि इन छोटी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। आलोचकों का यही तर्क है कि ये घिस चुकी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी बेहद जरूरी काम करती हैं। ये धूल भरी हवाओं को रोकती हैं, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती हैं और जंगली जानवरों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर का काम करती हैं। तो आखिर इस परिभाषा का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? मतलब लोगों और पर्यावरण को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? देखिए, यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। आदिवासी समुदायों के लिए अरावली उनकी पहचान और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। जैसा कि मनोज डामोर कहते हैं, उनकी कहानियां, उनके रीति रिवाज, सब कुछ इन पहाड़ों से ही तो जुड़े हैं। और जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो खनन वाले इलाकों के पास रहने वाले लोगों से बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। वहाँ हवा में इतनी धूल और प्रदूषण है कि लोगों को सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। और पानी का संकट तो और भी गहरा है। अंदाजा लगाइए, कई इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल 1-2 हजार फीट नीचे चला गया है। और अरावली, जो इस पूरे इलाके के लिए एक नेचुरल वाटर चार्जर का काम करती है, उसके खत्म होने से यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। तो सोचिए, जब दिल्ली की ये कुदरती ढाल ही कमजोर पड़ जाएगी तो वहाँ की हवा और पानी का क्या होगा? ये सवाल सीधा सीधा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ जाता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां इस मुद्दे के दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तरफ सरकार का आधिकारिक पक्ष है और दूसरी तरफ है उसके आलोचकों के मजबूत तर्क। सरकार का कहना है कि ये डर बेवजह और बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये नियम तो टिकाऊ खनन के लिए है और इसके तहत बहुत छोटा सा ही क्षेत्र आएगा। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि ये परिभाषा विज्ञान के नाम पर एक बहुत बड़ी गलती है, जो एक जरूरी इकोसिस्टम के 90% से ज्यादा हिस्से को बिना किसी कानूनी सुरक्षा के छोड़ दे। मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि कानूनी भी है। एक्सपर्ट्स ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये नया नियम हमारे संविधान के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है, जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और जीवन का अधिकार, जिसमें एक साफ सुथरा पर्यावरण पाने का हक भी शामिल है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तब हमें अपनी कुदरती विरासत की कीमत कैसे तय करनी चाहिए? क्या उसकी ऊंचाई देखकर या फिर उसके काम को देखकर?
इस पर सोचना बहुत जरूरी है।